स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लॉ ऑफ मैस एक्शन। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ लॉ ऑफ मैस एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गुलबर्ट और वेस्ट इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब इस लॉ के मुताबिक कि यहाँ पर क्या बात की हुई है, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज एक्टिव मैसेज। ठीक है, ये जो एक्टिव मैसेज है ना, इसको यहाँ पर कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। और जो एक्टिव मैसेज है उसको हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है उससे डोनेट करते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है, मीन्स अगर हमें यहाँ पर लिखा हुआ है ये ए लिखा हुआ है और साथ लिखा हुआ है बी। ठीक है, ये जो है ना, इसको ये लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, या फिर इसको हम लोग मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मैसेज। ठीक है, वो रेट जिसमें जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मैसेज के। और अगली लाइन पढ़े, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। मीन्स रिएक्टिंग सब्सटेंस के जो एक्टिव मैसेज है उसके डायरेक्टली रिलेशन है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, या रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये जो ए और जो बी है ये क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है। ठीक है, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं, और वो पहली लाइन हमने पढ़ी है, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ब्रैकेट्स या मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज के। और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज के डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको, इसका जो यूनिट होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, उसके स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन की। अब ये वाली जो एग्जांपल दी हुई है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जो ए प्लस बी जो ये हमारे पास रिएक्टेंट, जो सी प्लस डी जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इसी तरह जो जो इस तरफ जो रिएक्शन जो है वो राइट साइड पे प्रोसीड कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। उसको हम इस तरह डोनेट करेंगे के एफ से। एफ फॉरवर्ड के लिए, के का मतलब होता है स्पेसिफिक रेट ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा जो के आर है, इसको ये रिएक्शन जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, रिवर्स रिएक्शन, और के को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज ए बी सी एंड ये जो ये मोलर कंसंट्रेशंस है। मोलर कंसंट्रेशन कैसे, इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ब्रैकेट इसके साथ लगा हुआ है इसको, इसलिए ऑफ ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मैस एक्शन। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज के। ठीक है, अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो कोई कांस्टेंट ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगाया के एफ। जो के है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट, एफ जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, सिमिलरली जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए भी है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हो जाती हैं और इसके डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी को हमने ख़त्म किया और यहाँ पर हमारे पास आ गया कांस्टेंट। So where Kf and K are the proportionality constant or specific rate constant of the forward reaction and the reverse reaction respectively. अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास किसके इक्वल है, के एफ ए और बी के प्रोडक्ट के। ठीक है, यहाँ पर हमने पुट किया। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल है, हमने यहाँ पुट किया। जो हमारे पास जो कांस्टेंट है हमने उनको एक तरफ कर लिया, और जो हमारे पास जो वेरिएबल्स थे उनको हमने एक तरफ कर लिया। ठीक है, अब हमने याद रखना है जो हमारे पास के एफ ओवर के आर जो है ये के सी के इक्वल होता है। और के सी हम किसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद रखिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, वो भी 30 नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है, एंड पे जो के एफ और के आर है इसकी जगह हम के सी लिख देंगे। तो यहाँ पर हम के सी पुट किया, और ये सी डी और ए बी, ये जो ऊपर है इसको हम लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट, जो नीचे है ये हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप इसका एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स के और रेट ऑफ रिएक्शन के। मीन्स ये जो है इसको रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं और इसको हम लोग कह रहे हैं एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स के। आगे हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। ठीक है,
अब लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर जनरल रिएक्शन। अब हमारे पास एक जनरल रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है, ये जो ये है इनको हम लोग कहते हैं मोल्स, और जबकि हमारे पास जो ए बी सी डी जो कैपिटल दिए हुए ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। इस लॉ के मुताबिक जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इस रिएक्टेंट्स raised to power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। इसका यह मतलब है जो हमारे पास ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ इस रिएक्टेंट्स एंड रेज टू द पावर, ये जो रेज टू द पावर ये है नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात, जो ये आर एफ जो है इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की। हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी को जब हमें ख़त्म करना होता है कांस्टेंट लगाते हैं, तो के एफ जो है हमारे पास एक कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हम बात करते हैं, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो सी और डी जिससे हमें होता है नंबर ऑफ मोल्स है। इसी तरह हमने यहाँ पर पुट किया जो के आर जो है ये रेट कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम स्टेट में हमें पता है कि दोनों रेट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरह हमने आर एफ के यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और जो आर आर है इसकी वैल्यू हमने पुट की। हमने कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया, इसी तरह वेरिएबल को हमने एक साइड पे कर लिया, ठीक है। और हमने पढ़ा था जैसे के एफ ओवर के आर जो है के सी की इक्वल होता है, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इस तरह हमने किया पुट किया और हमें पता चल गया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसलिए हमने डेरिवेशन की, ठीक है। ये दिस एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और द रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। आगे ना इसकी दो एग्जांपल्स दी हुई हैं तो मैं आपको समझाती हूँ। एग्जांपल इन्होंने हमें दी हुई है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। और 2NO जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये भी गैस होती है और ये भी ठीक है। अब इस रिएक्शन के मुताबिक जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों क्या है रिएक्टेंट्स, और जबकि जो ये है हमारे पास है प्रोडक्ट। ये जो 2 है ना इसको हम लोग अभी हमने पढ़ा है, इसको हम कहते हैं मोल्स। तो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है आर एफ जो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। और जैसे हमने प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है के एफ। तो इसके अलावा यहाँ पर आर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसकी NO, जो 2 है ये हमारे पास मोल था, इसको हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म की, हमारे पास कांस्टेंट आ गया। और इसी तरह हमारे पास जैसे हमने पढ़ा कि के सी जो है वो किसकी इक्वल है के एफ ओवर के आर के। इसी तरह हमने के सी इज़ इक्वल टू जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट का है NO, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 और यहाँ है हमारे पास N2 ये नाइट्रोजन और यहाँ आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। किस तरह, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका यूनिट हमारे पास होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास है 2, ये जा रही है, यहाँ पर भी होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पर होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 2 है, ये कट हो गया 0 आ गया। ये जहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका कोई यूनिट नहीं होता। इसी तरह हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एग्जांपल दिया। नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है जब आपस में मिले और उन्होंने क्या बनाया है, अमोनिया बनाया है। इसी तरह जो Na3 जो है इसको हमने ऊपर रखना है और जबकि हमारे पास जो है N2 और जो हमारे पास क्या है H2 इसको हमने नीचे रखना है और Kc ये भी हमारे पास एक बन जाता है, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंड इट्स यूनिट, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। और अब मैंने आपको एक पढ़ा दिया तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट इज़ टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमारे पास के सी इज़ इक्वल टू, हमने पढ़ा ना कि के सी जो हमारे पास क्या होता है के एफ ओवर के आर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स,
हमने जैसे देखा कि प्रोडक्ट हम ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट्स हम नीचे रखते हैं। जो प्रोडक्ट होती है उसकी हम पावर साथ देते हैं, जैसे जैसे हमारे पास था अमोनिया, उसकी पावर हमने क्या दी 2, ठीक है। जो मोल्स हमें दिए होंगे तो हमने उसकी पावर जो है वो ऊपर पुट करनी है, ठीक है। तो यही हो गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की ये एक रेशो होती है। उसके बाद ये पता है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। और एक और बात याद रखनी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और ये कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करती। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है उस पर नहीं करती, बल्कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और